नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। 8:55 होने को है। मैं संजीव शर्मा रोज की तरह हाजिर हूँ आपके मनपसंद टीवी चैनल पंजाब केसरी पर दिन भर की तमाम बड़ी छोटी और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर और कुछ तबसरे लेकर। भूरी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जुड़ाव के लिए। सबसे पहले आप जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबरों में हम चर्चा करेंगे नेपाल में हुए प्लेन क्रैश की, जिसमें 5 भारतीयों समेत 72 लोगों के मारे जाने की खबर है। उसके बाद चर्चा करेंगे इस बात की भी कि किस तरह भारत ने श्रीलंका के साथ न सिर्फ आज 23 साल पुराना हिसाब चुकता किया, बल्कि वनडे क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करी। उधर सुक्खू ने अब धीरे धीरे प्रशासनिक फेरबदल शुरू कर दिया। आज पहला बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। 13 आईएएस और 9 एचएएस अफसरों को बदला गया है। कुछ को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है। डीसी और एसपी की बारी भी जल्द ही आने वाली है। बीजेपी की हार का ठीकरा किसके सिर फूटेगा? क्या नड्डा रहेंगे, और यदि वो रहेंगे तो क्या कश्यप चले जाएंगे? इसका फैसला कल से दिल्ली में होने वाली बीडब्ल्यूसी यानी बीजेपी वर्किंग कमेटी, बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में होगा। 2 दिन तक की बैठक चलेगी, जिसमें विशेष रूप से हिमाचल की हार पर चर्चा अपेक्षित है। एक एमएलए का मुंह काला करने की धमकी आई है। किसने ये धमकी दी है, क्या पूरा मामला आपको बताएंगे। और धर्मशाला में अब महिला आईपीएल मैच देखने के लिए भी तैयार हो जाएं। धर्मशाला को इसके लिए शॉर्टलिस्ट कर लिया गया। खबर शुरू करेंगे आज की वनडे के इतिहास की सबसे बड़ी जीत की, जो भारत ने दर्ज करी है तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के ऊपर। 5 विकेट पर 390 रन का विशाल स्कोर बनाने के बाद भारतीय गेंदबाजों ने श्रीलंका की रही सही कमर भी तोड़ दी। और हालात ये हो गए कि श्रीलंका की पूरी टीम 9 विकेट पर 22वें ओवर में 73 रन बनाकर सिमट गई। 10वां विकेट इसलिए नहीं गिरा क्योंकि वो घायल थे और वो खेलने नहीं है। ऐसे में 73 रन पर पूरी की पूरी पार्टी पवेलियन लौट गई। आपको याद दिला दें कि 2000 में भारत के खिलाफ श्रीलंका ने ऐसी ही जीत दर्ज करी थी। तब सन जयसूर्य ने 189 रन बनाए थे और भारतीय पारी महज 54 रन पर सिमट गई थी। तो हिसाब तब जारी है जी, लेकिन ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड है। 317 रन के फासले से भारत ने इसको हराया है। और इस मामले में भी 15 साल पुराना न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड तोड़ा गया है कि टीम ने 2008 में आयरलैंड को हरवाया था, 290 रन से हराया था। यही नहीं, भारत इस जीत के साथ किसी भी देश के खिलाफ सबसे ज्यादा जीत हासिल करने वाला राष्ट्र भी बन गया है। सबसे ज्यादा अब तक के जो मामले थे वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड में थे। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को अब तक 95 बार हराया था, लेकिन अब इस मामले में भारत ऊपर हो गया है और भारत ने श्रीलंका को 96 बार हरा दिया है आज की हार को मिला के। तो ये इस लिहाज से देखिए कितने रिकॉर्ड इसमें बने। उधर विराट कोहली का बल्ला आज फिर से चला और उन्होंने 166 रन की पारी खेली। इससे पहले शुभमन गिल ने 116 रन बनाए और भारत ने पूरे 50 ओवर में 5 विकेट पर 390 रन का विशाल स्कोर बनाया। जवाब में 22वें ओवर में श्रीलंका 9 विकेट पर 73 रन बनाकर पेविलियन पहुंच गया। उनका एक खिलाड़ी रिटायर्ड हार्ट होने के कारण नहीं खेल सका। ये मैंने आपको बताया कि 23 साल पुराना हिसाब चुकता हुआ है। और विराट कोहली, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज भारत की जीत के हीरो रहे। विराट ने 166 रन की नाबाद पारी खेली और ये उनके कैरियर का 46वां वनडे शतक था। और दिलचस्प ढंग से वह वनडे में अब तक 46 के बिल्कुल उल्टा 64 अर्धशतक भी लगा चुके हैं। शतकों के मामले में अब वो सचिन तेंदुलकर से महज 3 शतक पीछे हैं। माना जा रहा है कि विराट कोहली इसी साल ये रिकॉर्ड पार कर लेंगे और वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगवाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे। ये शुभमन गिल ने भी 4 विकेट लिए और श्रीलंका की पारी का जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो ये रहा कि उसके 7 बल्लेबाज दहाई का अंक भी नहीं छू सके। बात अगर वनडे में सबसे ज़्यादा बड़ी जीतों की बात करें तो ये तिरुवनंतपुरम की आज की 317 रन के फासले की श्रीलंका के ऊपर भारत की जीत के अलावा न्यूजीलैंड और आयरलैंड के बीच खेले गए मैच में न्यूजीलैंड ने 290 रन से 2008 में आयरलैंड को हराया था। 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को पर्थ में 275 रन के फासले से हराया था। साउथ अफ्रीका ने 2010 में जिम्बाब्वे को 272 रन के फासले से बेनोनी में खेले गए मैच में हराया था। और भारत ने ही बरमूडा को पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए मैच में 2007 में 257 रन से हराया था। ये तो थी क्रिकेट की, इंटरनेशनल क्रिकेट की बात। लेकिन अब आईपीएल की बात भी कर लेते हैं। महिलाओं का आईपीएल शुरू होने वाला है और इसके लिए धर्मशाला भी एक डेस्टिनेशन के तौर पर लिस्ट किया गया है। माना जा रहा है कि ये आईपीएल पहले सीजन में 5 टीमें खेलेंगी और ये मार्च में शुरू हो जाएगा। 10 शहरों में
इसके लिए मैच होने हैं, उसमें धर्मशाला को भी चुना गया है। 25,000 लोगों की क्षमता वाला धर्मशाला का स्टेडियम बीसीसीआई के 10 टॉप स्टेडियम में से तीसरे नंबर पर है। हालांकि इसकी क्षमता कम है, लेकिन खूबसूरती और विकेट के मामले में ये कई दूसरे स्टेडियम्स को मात देता है। हालांकि धर्मशाला किसी भी आईपीएल टीम का होम ग्राउंड नहीं है अभी, ना तो मेन आईपीएल में और ना ही वीमेन आईपीएल में, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे मैचेज हो सकते हैं, जिसके लिए माना जा रहा है कि आईपीएल के जो मौजूदा चेयरमैन, जो एचपीसीए के चेयरमैन भी हैं, अरुण धूमल, उनकी वजह से इसको जो है शॉर्ट लिस्ट किया गया है। पहले सीजन में 25 जनवरी को 5 टीमों की घोषणा होनी है। माना जा रहा है कि पहले सीजन में 5 टीमें ही खेलेंगी और धर्मशाला, इंदौर और गुवाहाटी में इससे पहले पुरुष आईपीएल के मैच हो चुके हैं, लेकिन ये तीनों मैदान किसी भी टीम का होम ग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब होम ग्राउंड होना जरूरी है। इंदौर और गुवाहाटी में भी मैच हो चुके हैं जो किसी का भी नहीं है। और मैचों के लिए जो शॉर्ट लिस्ट शहर हुए उसमें दिल्ली, लखनऊ, दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम, लखनऊ का अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, कोलकाता का ईडन गार्डन स्टेडियम, बेंगलुरु का चिन्ना स्वामी, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम, चेन्नई का एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, धर्मशाला का एचपीसीए स्टेडियम, गुवाहाटी का बारसपारा स्टेडियम और इंदौर का होलकर स्टेडियम, मुंबई के बानखेड़े और डीवीआई पैटल स्टेडियम जो है वो चुने गए हैं। तो ये आईपीएल की खबर थी। अब बात करते हैं सबसे बड़े प्रशासनिक फेरबदल की। सुखविंदर सिंह सुक्खू धीरे धीरे अपनी पारी को जमा रहे हैं। क्रिकेट की बात चली तो उसी भाषा में बात करते हैं। आज उन्होंने अपनी पसंद के अधिकारियों को कमांड देने के लिए 13 आईएएस और 9 एचएएस अफसरों के तबादले किए। डिविजनल कमिश्नर प्रियतु मंडल को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का सेक्रेटरी लगाया है और उनके कार्यभार संभालते ही देवेश कुमार अब इस कार्यभार से मुक्त हो जाएंगे। प्रियतु मंडल डिविजनल कमिश्नर शिमला का कार्यभार भी देखते रहेंगे। एमसी शिमला के कमिश्नर प्रदीप कुमार ठाकुर को एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और स्पेशल एबल्ड विभाग का निदेशक लगाया गया है। एमडी अल्पसंख्यक आयोग, वित्त एवं डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त कार्यभार भी वे देखते रहेंगे। एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए बिलासपुर अनुराग चंद्र को एमसी धर्मशाला का नया कमिश्नर लगाया गया है। वे सीईओ कम एमडी धर्मशाला स्मार्ट सिटी का अतिरिक्त काम भी देखेंगे। एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए ऊना अमित कुमार को निदेशक पर्सनल एंड फाइनेंस एचपी पब्लिक कॉर्पोरेशन शिमला लगाया गया है। वह मुकेश रेपसवाल को भार मुक्त करेंगे। एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए मंडी ललित जैन को एमएस कौशल विकास निगम शिमला लगाया गया है। उन्हें एमडी हैंडीक्राफ्ट एवं हैंडलूम कॉर्पोरेशन का अतिरिक्त कारोबार भी दिया गया। एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए कांगड़ा गंधर्वा राठौर को सेटलमेंट ऑफिसर कांगड़ा लगाया गया है। उनके कार्यभार संभालने से यहाँ से विनोद कुमार जो हैं वो भार मुक्त हो जाएंगे। इसी तरह एसडीएम ठियोग 6 जगहों के एसडीएम बदले गए, जिसमें एसडीएम ठियोग को बदलकर एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए कांगड़ा लगाया गया है। एसडीएम ऊना निधि पटेल को बदलकर एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए बिलासपुर लगाया गया है। एसडीएम सिविल नालागढ़ महेंद्रपाल गुर्जर को एडीसी कम प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए मंडी। असिस्टेंट कमिश्नर एसी टू डीसी मंडी दिव्यांशु सिंगल को एसडीएम नालागढ़ लगाया गया। एसी टू डीसी कांगड़ा ओमकांत ठाकुर को जो है बदलकर एसडीएम करसोग लगाया गया है और एसी टू डीसी शिमला अभिषेक कुमार गर्ग को एसडीएम बिलासपुर और एसी टू डीसी ऊना गुरमिंदर सिंह को जो है एसडीएम नूरपुर लगाया गया। तो ये बड़ा फेरबदल जो है अफसरशाही में हुआ है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में हम लोग जो है अब डीसी और एसपी की बदली भी दे सकते हैं। बात अगली खबर की करते हैं। हिमाचल प्रदेश के एक एमएलए को उनका मुंह काला करने की धमकी मिली है। ये धमकी ट्रांसपोर्टर से मिली है जो ऊना जिले से संबंध रखते हैं और जो एमएलए हैं वो देहरा के विधायक, निर्दलीय विधायक होशियार सिंह हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों भी इनके एक कथित बयान को लेकर दाड़ला घाट में आंदोलनरत ट्रांसपोर्टर्स ने इनका घेराव किया था, उनसे बातचीत की थी। हालांकि उस समय को उनके साथ बदतमीजी नहीं हुई थी, लेकिन अभी ऊना की ट्रांसपोर्ट यूनियनों की ओर से ये कहा गया है कि उनके चेहरे पर जो है स्याही फेंकने, उनका मुंह काला करने की धमकी मिली है। उसके बाद से उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। पुलिस ने उनको 4 सुरक्षाकर्मी और दे दिए हैं। हालांकि वे बीमार चल रहे हैं और अब उनके जो है कुछ उनका कोई बयान इस पर नहीं आया, लेकिन उनके समर्थकों का बयान इस पर जरूर आया। उन्होंने ट्रक यूनियनों के लिए कहा से आगे आग्रह किया है कि वे होशियार सिंह के बयान को ढंग से सुन लें। उन्होंने ट्रक यूनियनों का समर्थन किया है, विरोध नहीं किया है और इसमें कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हमारा ये मानना है कि चाहे गलतफहमी हुई हो या फिर जो है जानबूझ के ऐसा किया जा रहा हो, लेकिन ये सही नहीं है। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को मुंह काला करने जैसी धमकी देना जो है कोई संसदीय काम नहीं है। आप विरोध कर सकते हैं, आप उनका घेराव कर सकते हैं, आप नारेबाजी कर सकते हैं, लेकिन ये इस तरह की धमकियां देना जो है ये मुझे लगता है कि इसके खिलाफ कठिन कार्रवाई होनी चाहिए। खबर नेपाल से लेंगे। नेपाल में आज सुबह 10:30
पर उड़ी येती एयरलाइंस की एक फ्लाइट जो है वो दुर्घटनाग्रस्त होगी। प्लेन इससे पहले कि पोखरा में लैंड करता ठीक 10 सेकंड पहले उसके साथ ये हादसा पेश आया। वो पहाड़ी से टकरा कर एक खाई में गिर गया और उसमें 72 लोग सवार थे, जिनमें से 68 के शव निकाल लिए गए हैं। 68 लोगों में के शव निकाल लिए गए हैं और जो इसमें भारत के भी 5 लोग थे। और इन 5 लोगों के साथ दिलचस्प या दुखद आप कह लें कि दुखद वाकया ये रहा कि जब ये प्लेन लैंड कर रहा था तो ये गाजीपुर के ये रहने वाले युवक थे, ये फेसबुक पर लाइव थे, लेकिन अचानक जो है फिर चीखो पुकार मच गई और लाइव ड्रॉप हो गया, यानी हादसा हो गया। ये प्लेन ATR 72 प्लेन था, जिसमें 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर थे और इसे काठमांडू से 205 किलोमीटर दूर पोखरा में उतरना था, जहां के लिए सिर्फ 25 मिनट लगते हैं। और 10 सेकंड पहले मतलब ग्राउंड लैंड करने से 10 सेकंड पहले जो है यह हादसा बताया जा रहा है। इसमें 5 भारतीय, उसमें 14 विदेशी नागरिक थे और 53 नेपाली थे, 5 भारतीय, 4 रूसी, 1 आयरिश और 2 कोरियन, 1 अफगानी और 1 फ्रेंच नागरिक सवार थे। 3 नवजात बच्चे और 3 लड़के भी जो थे इसमें शामिल थे। इस हादसे पर तमाम दुनिया के नेताओं ने जो है वो दुख जताया है। बात अब अगली खबर की करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोविड की किसी भी संभावित लहर और किसी भी संभावित वेरिएंट से लड़ने के लिए अब जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा शुरू हो गई है। ये सुविधा मंडी के नेर चौक में हुई है और लाल बहादुर शास्त्री नेर चौक मेडिकल कॉलेज में जो है ये जीनोम सीक्वेंसिंग का काम शुरू हुआ है वहाँ के लैब में, और DNA व RNA का आसानी से पता लग सकेगा। वहीं हिमाचल में अब अगर संक्रमण का इस तरह के केस आते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तो 2 दिन के अंदर ही नए वेरिएंट का पता लग सकता है। फिलहाल जो है ये अब तक के जो हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग के, जैसे आपको पता होगा पिछली जब पहली, दूसरी, तीसरी लहर आई थी तो तमाम जो है वो तमाम सैंपल हमारे या तो दिल्ली जाते थे या पुणे जाते थे और कई दिन उसका पता नहीं चलता था। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी हुआ कि जो क्वारंटाइन अवधि थी 14 दिन की, 28 दिन की, उसके बाद रिजल्ट आया और फिर उसमें पता ही नहीं चला कि आगे कहाँ कहाँ संक्रमण जो है वो फैल गया है। तो ये अब सुविधा यहाँ शुरू होगी है हिमाचल प्रदेश में, उससे लाभ मिलेगा। उधर अगले ही हफ्ते से जो है हिमाचल प्रदेश में जो रुकी हुई थी व्यवस्था बूस्टर डोज की, वो भी शुरू हो जाएगी। 30 लाख लोगों को भी यहाँ बूस्टर डोज नहीं लगी है और 1 लाख डोज केंद्र से मांगी थी, जो मंगलवार को आ जाएगी। NHM के निदेशक हेमराज बैरवा ने कहा है कि केंद्र सरकार ने सूचित किया है कि मंगलवार को हिमाचल को वैक्सीन की जो है पहली खेप मिल जाएगी। माना जा रहा है कि ये 60,000 डोजेज पहले आएगी, फिर 40 दूसरे, यानी इसी हफ्ते के जो है दूसरी खेप में आ जाएगी। अभी 30 लाख के करीब जो है 18 साल से ऊपर के लोग ऐसे हैं जिन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाया। फर्स्ट और सेकंड डोज में हिमाचल प्रदेश सबसे ऊपर था। ये जो है हमारी अचीवमेंट थी। और अब जो है, अब जिस खबर का आपको इंतजार होगा उस खबर की बात करेंगे। कल जो है बीजेपी की कार्यसमिति की दिल्ली में बैठक हो रही है। बीजेपी कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में हो रही है और इसमें 2-3 प्रमुख एजेंडे हैं। एक तो हार का एजेंडा है, हिमाचल प्रदेश की हार का एजेंडा। हालांकि ये मूल एजेंडे में नहीं है, ये जो है सेकेंडरी एजेंडे में इसको लिया गया है। लेकिन इसमें जो 2-3 बड़े सवाल हैं वो ये हैं कि एक तो जगत प्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन मिल सकती है। माना जा रहा है कि अगले 9 राज्यों के जो चुनाव होने हैं और लोकसभा के जो चुनाव होने हैं वो उन्हीं की सरमाएदारी में बीजेपी लड़ना चाहती है। कोई बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती ताकि कोई परेशानी ना आए। और जो इलेक्शन स्टेट्स हैं उनमें MP, राजस्थान, कर्नाटका, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम शामिल हैं। तो इन 9 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनको और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव हैं उनको नड्डा की ही सरमाएदारी में लड़ा जाए, इस तरह का प्रस्ताव पेश आ सकता है। ये प्रस्ताव अमित शाह और स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी आ सकता है। नरेंद्र मोदी जी इस बैठक में रहेंगे। लेकिन अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में पार्टी क्यों हारी, इसको लेकर कोई रिपोर्ट पेश हो सकती है। हालांकि ये मेन एजेंडे का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि बैठक से पहले, ये बैठक के दौरान अलग से हिमाचल के नेताओं की जो है बात सुनी जा सकती है और उसके ऊपर रिपोर्ट जो है वो बनाकर हो सकता है कि दूसरे दिन, जो लास्ट दिन है 16 और 17 को बैठक है, तो 17 तारीख को जो है ये रखी जा सकती है। इसमें एक बात और मानी जा रही है कि नड्डा को भले ही एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले यहां नया अध्यक्ष मिलना है। 2023 को, जनवरी 2023 में ही दोनों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, नड्डा का भी और कश्यप का भी। लेकिन नड्डा को तो एक्सटेंशन तय है, माना जा रहा है, लगभग तय है। लेकिन
एक्सटेंशन के मामले में हमें नहीं लगता कि सुरेश कश्यप को एक्सटेंशन मिलेगी, क्योंकि उनको चुनाव भी लड़ना है अगला। तो ऐसे में उनको पद मुक्त किया जा सकता है, और या तो एकदम से किसी को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या फिर अगर चुनावी प्रक्रिया को भी लिया जाएगा तब भी मार्च तक जो है हिमाचल प्रदेश को नया अध्यक्ष मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश की ओर से इस कार्यसमिति की बैठक में 5 लोग आमंत्रित हैं, जिसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, शांता कुमार, प्रेम कुमार धूमल। शांता कुमार के पहुंचने की सूचना नहीं है, माना जा रहा है कि प्रेम कुमार धूमल दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, यानी इसमें पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, ये सिटिंग मुख्यमंत्री होता है और पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं, और संगठन मंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। तो ये 5 लोग जो हैं ये होते हैं जी। और इस बैठक में तो ये अब देखना होगा कि हार को लेकर क्या रिपोर्टिंग होती है। इसमें सबसे बड़ी मामला जो है यही है। उधर लास्ट जो खबर है हमारी वो संतप्त ऋषियों की है। जो 7 लोगों का एक समूह आज दिल्ली में बैठना था वो नहीं बैठ पाया, ले दे के उसमें 2 ही लोग पहुंचे, और ये दोनों ही लोग मंत्री पद के तलबदार हैं। इन्होंने जिन 5 को बुलाया था उनमें से भी 2 लोग जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माने जा रहे हैं वो भी नहीं पहुंचे, क्योंकि सब ने, जैसा कि हमने कल ही बताया था, कि सब ने अपनी अपनी गोटियां देख ली है। सबको लगता है कि सब एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि हमने कल भी आपको बताया था कि पद 3 है और जिनकी बैठक होनी है वो 7 है। तो चाहे 7 को तो मिलेगा नहीं, तो इसमें जो है मेरा साथ दे वाली बात होनी थी। ऐसे में सुखविंदर सुक्खू के लिए ये सुखद परिस्थितियां हैं, ये सुखद परिस्थितियां उनके लिए। और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके लिए सुखद परिस्थितियां ये है कि ये खिचड़ी जो है पकने से पहले ही जो है इसकी हांडी टूट गई, और कि हिमाचल प्रदेश के लिए आपदा कोष में वृद्धि की जाए, ताकि राज्य अपनी कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में सक्षम हो सके। उन्होंने जो है डॉपलर रडार भी लगाने का आग्रह किया है, और ये रडार जो है मंडी के मुरारी देवी व चंबा जिले में जो है स्थापित किए गए हैं। इनका ऑनलाइन आज उद्घाटन हो रहा, तो उस दौरान जो है मुख्यमंत्री ने ये बातचीत कही है। और मुख्यमंत्री ने कहा कि रडार विशेषकर कम दूरी के पूर्वानुमानों के लिए सभी दिशाओं में 100 किलोमीटर के दायरे में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि की जानकारी देने में सक्षम होंगे। ये रडार राज्य के लिए क्षेत्र विशिष्ट पूर्वानुमान और चेतावनी में सुधार लाने में भी सहायक होंगे। और उन्होंने कहा कि 15 जनवरी 2021 को एक डॉपलर वेदर रडार पहले स्थापित किया जा चुका है, और इन 2 के साथ जो है अब हमें और लाभ मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने भी कहा कि हमारे आपदा राहत कोष में जो है थोड़ी ज़्यादा हमको एड दी जाए, ताकि इससे जो है हमको आपदा से निपटने में थोड़ा ज़्यादा जो है वो सहूलियत मिल सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबरें थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके लिए। नेपाल में 72 लोगों को ले जा रहा, जिसमें 68 यात्री थे, 4 क्रू मेंबर थे, एक प्लेन क्रैश हो गया है, और इसमें से जो है 5 भारतीय भी थे, जबकि 14 कुल मिला के विदेशी थे। भारतीयों को उन 5 को मिला के जो है 14 विदेशी नागरिक थे। इसमें ये 10 सेकंड पहले पोखरा में इसने उतरना था, लेकिन 10 सेकंड पहले नेपाल के इस विमान के साथ, येती एयरलाइंस के इस विमान के साथ दुर्घटना पेश आ गई। उधर 13 IAS और 9 HAS अफसरों के सुक्खू सरकार ने तबादले किए हैं। कल बीजेपी की दिल्ली में कार्यसमिति की बैठक हो रही है, उसमें हिमाचल की हार पर चर्चा होगी, और क्या हिमाचल को नया अध्यक्ष जल्दी मिल जाएगा इस पर भी चर्चा होगी, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बीजेपी कि इस कार्यसमिति की जो है तमाम अपडेट्स भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। देहरा के निर्दलीय MLA होशियार सिंह को ऊना के ट्रांसपोर्टर ने मुंह काला करने की धमकी दी है, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। वनडे के इतिहास में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ 315 रन के फासले से मैच जीतकर अब तक की सबसे बड़ी जीत वनडे क्रिकेट के इतिहास की हासिल करी है। उधर धर्मशाला में महिला IPL मैच की धूम मचने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। जी दिल्ली 2 गए थे, मैंने आपको बताया। अनामिका शर्मा भी देखिए कौन होता है कौन नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि बीजेपी को कई समीकरण इसमें साधने होंगे। नेता प्रतिपक्ष का पद क्योंकि जयराम ठाकुर को ही दिया है, तो ऐसे में दोनों चीजें, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष मंडी चला गया है, तो अब कई क्षेत्रीय समीकरण और जातीय समीकरण देखने होंगे बीजेपी को। और उसी लिहाज से, क्योंकि अगला चुनाव बीजेपी को लड़ना है, और उस लिहाज से बीजेपी तैयारी करेगी। तो सांसद है, सिटिंग सांसद है सुरेश कश्यप, वो अपने चुनाव में बिजी रहेंगे, तो फिर उनके लिए दिक्कत हो जाएगी बाकी पार्टी को संभालना। बाकी उनका काम आपने देखा विधानसभा चुनाव में, और उसकी जिम्मेदारी भी उनके ऊपर आएगी अगर पार्टी हारी है तो। ये जी चंडीगढ़ नहीं, शिव भक्त चंडीगढ़ ने दिल्ली जाना था जी, उन्होंने 2 ही लोग गए थे, तो अब क्या नाम उनका लेना, 2 तो आपको पता ही है कौन कौन गए जी। TCT नॉन मेडिकल बैच वाइज भर्ती कब शुरू होगी, पता करके बताएंगे जी आपको। इंदु शर्मा जी बिल्कुल बताएंगे आपको जी, पता करके। अभी तो ट्रांसफरें हो रही हैं।
इंदु जी आपका कमेंट देख लिया, हम कल कोशिश करेंगे, कल परसों में इसको पता करके आपको बताएंगे। ये लोअर हिमाचल के जी दोनों एमएलए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।